जी, शुक्र है ये आपने रिकॉर्डिंग भी किया। करीब मेरे ख्याल में दो तीन टॉपिक हैं, छोटे छोटे से वो रह गए हैं इस चैप्टर के, पहले वाले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के। और इसके अंदर हमने बाकी रिलेशनशिप्स और वो सब तो बातें देख ली। बिजनेस वैल्यू हम जानते हैं, पढ़ा हुआ है हमने, बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं। लेकिन जरा इसको प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से देख लिया जाए तो बातें वही हैं। बिजनेस वैल्यू की डेफिनेशन में फर्क नहीं आया, लेकिन जो उसकी डेप्थ है, जो समझ है, वो प्रोग्राम के हिसाब से जरा थोड़ा हम रिवाइज करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले डिफाइन किया था कि भाई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ क्या है। उस वर्थ में आप जो कुछ कर रहे हैं वो कोई इजाफा कर पाएगा। अगर कर पाएगा तो बिजनेस वैल्यू बढ़ रही है, नहीं तो नहीं बढ़ रही है। तो ये तो हमाकत होगी कि हम कहें कि यार हमारी बिजनेस वैल्यू आज से 20 साल पहले भी यही थी और आज भी यही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 20 साल में जो इन्वेस्टमेंट की, जो सैलरीज दी लोगों को, जो काम किए, उसका तुम लोगों ने टके का भी फायदा नहीं उठाया। बिजनेस वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए थी ना। आपकी कंपनी की वर्थ, आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी आपने उसके अंदर डाली है 20 सालों में, उसकी वजह से आपको कुछ 100 गुना ऊपर चले जाना चाहिए था। लेकिन आप नहीं गए। इसका मतलब है देर इज समथिंग रॉन्ग। वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू आवर बिजनेस वैल्यू। एवरीथिंग वी डू इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, भले वो ऑपरेशन हो, वो प्रोजेक्ट हो, प्रोग्राम हो, पोर्टफोलियो हो, वो बिजनेस वैल्यू को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑपरेशन राइट। एक कंसिस्टेंट फ्लो है बिजनेस वैल्यू का। क्या एक तरीका बना हुआ है, प्रोडक्शन करते जाओ बिजनेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब माल बनाते जाओ बेचते जाओ, तो लाजमी बात है मुनाफा आता रहेगा। मगर जो चेंज वाले इनिशिएटिव्स हैं, प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, पोर्टफोलियो है, ये जैसे कहते हैं ना कि बिग जंप देते हैं आपको। आपको कहते हैं ये नया तरीका इजाद करो, इससे प्रोडक्शन करो, और इससे आपकी प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ जाएगी। तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट इनटू अ प्रोजेक्ट और अ प्रोग्राम इज ग्रेट, बिकॉज ये आपका वे ऑफ वर्किंग बदल देगा, आपकी बिजनेस वैल्यू को चार चांद लगा दो। तो ये वजह भी बड़ी जरूरी है कि हम क्यों करते हैं प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। वो बुनियादी तौर पे बिजनेस वैल्यू तो ऑपरेशन भी दे रहे हैं, कंसिस्टेंट बिजनेस वैल्यू का फ्लो आता रहता है। लेकिन यहां से बिजनेस वैल्यू को बड़ी लीप मिलती है। तो डिफाइंड एज द एंटायर वैल्यू ऑफ द बिजनेस, द टोटल सम ऑफ ऑल टेंजिबल इंटेंजिबल। ये भी बात हमने की है कि टेंजिबल तो वो चीजें हैं जो गिनी जा सकती हैं, पैसा मैसा ये वो सब कुछ। लेकिन देखें, ये आप कहें कि ये मैंने, जैसे वो तालीम की बात कर रहे थे कि जी फोर्स इतने डॉलर का था और उन्होंने कहा नहीं बहुत महंगा है। तो भाई जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे इंटेंजिबल्स के अंदर, अच्छा उनका प्रॉब्लम पता है कंपनी का क्या होता है, यार तो ये बंदा सीख जाएगा हमें क्या फायदा। और ये बंदा आप ही का बंदा है ना, सीखेगा तो आप ही का काम अच्छा करेगा। फिर एक और मुझे लोग अक्सर पॉइंट देते हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये बंदा छोड़ के चला जाएगा हमें। 10 साल हो गए सर, हमें 10 साल हो गए, एक अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमें एक ट्रेनिंग नहीं मिली, एक ट्रेनिंग भी। एक और ये हर ट्रेनिंग दूसरे देंगे महीने, ताजा करेंगे। और ये हर दूसरे महीने, और जो हम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो मैं एफर्ट आपके साथ कर रहा हूँ, हम इसी तरह से अपनी अपनी एफर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही है, बिल्कुल उल्टी सही सीधी है। करके, तो यही वही बात है। ये बड़ी रियलिस्टिक बात है। ये हाँ, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। ये समझना है कि इंटेंजिबल्स भी होते हैं, टेंजिबल्स भी होते हैं। खाली टेंजिबल्स पे नजर ना डालें, इनटेंजिबल्स को भी देखें। और मैं उस सवाल का जवाब लोगों को ये देता हूँ कि कोई बंदा छोड़ के चले तो फिर चला जाए। चला जाए ना, क्या मसला है आपको। हम्म। मतलब आपने उससे जो जूस निकालना था इतने सालों में निकाला नहीं अभी तक। हम्म। अगर वो भी चला जाता है तो आपका ये जो एक फ्लो बन गया है ना लोगों को ट्रेन करने का और कॉन्टिन्यूस ट्रेन करने का, उससे हम्म। एक तो आती है लॉयल्टी। लोग हम्म। नहीं जाते जब उन्हें पता है कि इतनी अच्छी इन्वायरमेंट मिल रही है, हमें मुसलसल ट्रेनिंग भी मिल रही है, काम भी मिल रहा है, और उन्हें प्रोडक्टिविटी भी नजर आती है अपने अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। तो लोग छोड़ते नहीं है। छोड़ते तब है जब आप उनको ट्रेनिंग ना दें, आप उनको जो सेटिस्फेक्शन ना दें, अच्छी सैलरी ना दें।
ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से लोग छोड़ दें। ये तो बहुत ही मतलब कम लोग होंगे ना ऐसे, कि बहुत ही लालची किस्म के मैं सिर्फ ट्रेनिंग करने आया हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेनिंग करके मैंने छोड़ जाना है। होते हैं ऐसे लोग लेकिन बहुत कम। ज्यादा स्टेबल लोग होते हैं जो कि उसको लेके चलना चाहते हैं। एनीवेज, तो बेशक जनाब, ये जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं ये इतने ज्यादा हैं। बंदा तो चले इलम उसका हो गया, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कितनी बढ़ेगी, हम्म। आपका ब्रांड का क्या हाल होगा, पब्लिक बेनिफिट आप कितना दे पाएंगे। आप देखें कितनी चीजें हैं जो इंटेंजिबल्स में आती है, सिर्फ तालीम ही नहीं है। ये सिर्फ एक एक एस्पेक्ट है इंटेंजिबल का, लेकिन ये देखें कितनी सारी चीजें जो। हम्म। अच्छा, जब आप अपनी बिजनेस वैल्यू कैलकुलेट करें तो सारे टेंजिबल और इंटेंजिबल को जमा करके देखें। खाली आप बैंक अकाउंट को ना देखें कि यार ये इतने पैसे हैं तो। आप ये देखें देखें, इट इज जस्ट लाइक के चूल्हे के ऊपर खाना पड़ा हुआ है और वो पक के कई बड़ी वैल्यू का बन जाएगा और बड़ा मजा आएगा खाने में। हम्म। ठीक है जी। आप चूल्हे पे रखते ही नहीं है कोई चीज के यार इसका क्या फायदा, लेन देन वाले चक्कर में आते हैं। तो हम्म। टेंजिबल इंटेंजिबल को मिला के अपनी बिजनेस वैल्यू को असेस करें और उसे प्रोजेक्ट करें। दुनिया में जो अपना मार्क बनाना है वो आप अपनी बिजनेस वैल्यू की शो मारते हैं और कहते हैं ये है हम लोग, ये करने की काबिलियत रखते हैं। हम इतने, अपनी मिसाल के तौर पे कहते हैं हमारा डेडिकेटेड स्टाफ है। डेडिकेटेड स्टाफ कौन सी बिजनेस वैल्यू है? ये इंटेंजिबल बिजनेस वैल्यू है। हमारा हम्म। स्टाफ जो है वो बड़ा मेहनती है, ये बिजनेस वैल्यू है। एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस वैल्यू होती है। हर चीज जो ऑर्गेनाइजेशन में की जा रही होती है वो उसी बिजनेस वैल्यू को कंट्रीब्यूट कर। अच्छा, ये एक अलग डायमेंशन है। एक वो डायमेंशन थी विजन मिशन से जो स्ट्रेटजी बनती थी और उसके नीचे सारी चीजें आती थी। ये बिजनेस हम्म। वैल्यू, उससे आप हुक कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस वैल्यू ऑल टुगेदर एक अलग जहत भी है। हम्म। मजे की बात यह है कि अगर मैं कभी ये समझ जाऊं कि ये जो स्ट्रेटेजिक वाला चेन है नीचे की तरफ आ रहा है और जो बिजनेस हम्म। वैल्यू का चेन नीचे की तरफ आ रहा है, अगर मैं इन दोनों को मैरी अप कर दूं तो क्या बनेगा? ठीक है जी। हम असल में बिजनेस वैल्यू को इन काइंड लेते हैं। अच्छा यार, स्ट्रेटजी पूरी करते हैं, कोई बिजनेस वैल्यू भी आ जाएगी बीच में ना। बिजनेस वैल्यू एक अलग डायमेंशन और एक डायरेक्शन है, और आ जाके इसका ताल्लुक आपके विजन से बनता ही बनता है। विजन में हमने ये कहा था कि हम अपना जो विजन तख्लीक करते हैं उसको हम अचीव करने के लिए मुख्तलिफ टर्म्स में डिवाइड करते हैं। एक तो वो बड़ा टारगेट जो मैंने 50 साल के बाद हासिल करना है। लाजी बात है कि उसके हसूल के लिए मुझे उन 50 सालों को 5 5 या 10 10 साल के मिड टर्म प्लान्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर उन मिड टर्म प्लान्स को मुझे सालाना प्लान, जो कि शॉर्ट टर्म प्लान्स होंगे, उनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ा शौक है इनको विजन फलाना फलाना बनाने का। लेकिन मसला ये है कि खाली ये ड्रामा करने से नहीं होता, इस विजन को अचीव भी करना होता है। ये जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म प्लान है, ये चलाने भी होते हैं। अगर आपने कभी भी जिंदगी में चलाए होते तो आपका मुल्क दुनिया के किसी और कोने में पहुंच चुका होता तरक्की करके। लेकिन हमें सिर्फ शौक है ड्रामाबाजी करने का, विजन बनाने का, और उसके बाद उसे भूल जाने। उनमें से एक भी ऑब्जेक्टिव आप अचीव नहीं करते, सिर्फ अपना टाइम टपाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अब ये जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, आपने कहा जी कि मेरा मिड टर्म ऑब्जेक्टिव था, सॉरी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था कि जी हमने पता नहीं कोई 50 साल बाद कंपनी कहाँ आसमान पे पहुंच जाएगी। अब आप ये बताएं कि 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, उससे 5 साल बाद कहाँ होंगे। इसको ब्रेक डाउन करें ताकि ये वाजे तौर पे नजर आए कि अगर हम ये हसूल करते रहे तो अपना लॉन्ग टर्म प्लान में वो जो विजन देखा था, जो ख्वाब देखा था, वो हासिल करने का इम्कान बनता है। वरना अमूमन अगर आप ये कुछ ना करें तो विजन जो है वो ख्वाब ही होता है, वो अचीव नहीं हो सकेगा। जब आप उसका ब्रेक डाउन करके उसको छोटे मिड टर्म प्लान्स में तोड़ लेंगे तो अब आपका ये मिशन मिशन बन जाएगा कि यार अब जनाब इसको हासिल करना है, पहले 5 साल का टारगेट अचीव करो। वो अचीव करके हम्म। तालियां जब बजा लेंगे आप कि वाकई हम्म। पूरा अचीव हो गया है, फिर अगले 5 साल। और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि आपने अपना विजन अचीव नहीं कर लिया। अच्छा, अब जो वो जो 5 साल का प्लान तो चले बन गया,
वो 5 साल के प्लान को ब्रेक करें अपने सालाना प्लान में। ये कंट्रीब्यूट करेगा मिड टर्म को, मिड टर्म कंट्रीब्यूट करेगा लॉन्ग टर्म को, और लॉन्ग टर्म अचीव हो गया तो विजन अचीव हो गया। अच्छा, अब ये बिजनेस वैल्यू जो जनरेट करनी है, इसको भी जरा इसी एंगल से देखें कि मैंने कितनी बिजनेस, अभी तो मैंने स्ट्रेटजी की बात की ना, स्ट्रेटजी में तो कोई जरूरी नहीं है कि पैसों की बात हो रही हो, स्ट्रेटजी में हम्म। तो ख्वाब की बात हो रही है। अभी हम खास तौर पे पैसे की बात कर रहे हैं, बिजनेस वैल्यू की जब बात करते हैं कि जनाब हमारी नेट वर्थ 2075 में क्या होगी। हम्म। ठीक है जी। उस बिजनेस वैल्यू को अचीव करने के लिए मेरे मिड टर्म टारगेट्स क्या होंगे, 5 5 साल के, 10 10 साल के, और उनको हम्म। अचीव करने के लिए, मतलब अभी मैं बिजनेस वैल्यू के वाले से बात कर रहा हूं, मैं विजन के वाले से बात नहीं कर रहा, मगर आपको ये नजर आ रहा होगा ट्रांसपेरेंटली कि असल में दरअसल जब मैं बिजनेस वैल्यू अचीव कर रहा हूँ तो मेरी स्ट्रेटजी पूरी हो रही होगी। और मैंने इसीलिए आपको कहा था इन दोनों अपवर्ड लिंक्स को मैरी अप कर दे, हम्म। बेस्ट ऑफ दी बोथ बोथ दी वर्ड्स मिल जाएगा, ख्वाब का असूल भी और पैसा भी। हम्म। ठीक है जी। तो ये पॉइंट था जी इस बिजनेस वैल्यू में जो इंपॉर्टेंट था, और इसको आगे लेके चलते हैं। मतलब मैं इस तरह से ये समझाऊं कि आपके वो जो तुम वो सारे जो ख्यालात हैं, हाँ जी। उनको ख्यालात को ब्रेकअप करके आपने मिशंस बना लिया। मिशंस को बनाने के लिए आपने छोटे छोटे गोल्स बना दिए जिसको शॉर्ट टर्म आपको अचीव करते हुए हाँ, वहां वो पे वो जाना है है। वो है, लेकिन पहली बात आप ये देखिए कि अभी मैं मिशन, विजन और मिशन की बात अगर आप कर रहे हैं ना, तो विजन एक ख्वाब था, उस ख्वाब की जो डुएबल स्टेटमेंट है, पूरी स्टेटमेंट पूरे 50 साल की, जो जी जी जी। लॉन्ग टर्म की पूरी स्टेटमेंट है, वो मिशन हम्म। है। राइट। लेकिन वो अचीवेबल होनी चाहिए, ख्वाब की तरह ढीली ढाली नहीं होनी चाहिए। ख्वाब में भी ठीक है। इशारा होता है, लेकिन ख्वाब में उसकी तकमील का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा होता, ख्वाब ही होता है वो। ठीक है जी। राइट। जो मिशन है वो उसको थोड़ा कंक्रीट टर्म्स में बयान करता है, टू डू दिस 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 दिस। ये जो टू का राइट। लफ्ज होता है ना, ये मिशन इससे स्टार्ट होता है, हम्म। ख्वाब इससे स्टार्ट नहीं होता। ख्वाब होता है मैंने हम्म। ख्वाब में ये देखा, टू डू तो नहीं हम्म। है ना, पता नहीं थी ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो विजन को मिशन में कन्वर्ट किया, तो अब आप लॉन्ग टर्म को मजीद एक्सपैंड कर सकते हैं। अच्छा, हम्म। खैर, अभी पहले तो ये समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म आपने बना लिया। ऑल दो हम्म। देर आर स्ट्रेटजी फॉर शॉर्ट टर्म, देर आर स्ट्रेटजी फॉर मिड टर्म, देर आर स्ट्रेटजीज फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है हम्म। जी। और वो जो हायर लेवल पे बैठे होते हैं, टॉप पे लोग, वो बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म को देख रहे होते हैं, उनके नीचे लोग होते हैं वो मिड टर्म को देख रहे होते हैं, उससे नीचे वाले लोग शॉर्ट टर्म को देख रहे होते हैं। लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे, मैं उसके ऊपर आता हूं। तीनों ही लेवल्स के ऊपर स्ट्रेटजीज भी होती हैं, ऑब्जेक्टिव हम्म। भी होते हैं, गोल्स भी ओके। होते हैं, और फिर उसके नीचे वो सारी कार्रवाई चलती है। इसका मतलब ये ओके। हुआ कि ये बहुत सिंपल बात नहीं है कि जनाब विजन, मिशन और स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव, ऐसे नहीं है। ये तीनों, ये 3 डायमेंशंस में पढ़ते हैं सारे। हम्म। स्ट्रेटजियां लॉन्ग टर्म की भी बनती हैं, मिड टर्म की भी बनती है, शॉर्ट टर्म की भी बनती है, हम्म। गोल्स ऑब्जेक्टिव्स उनके मुताबिक बनते हैं। लेकिन बेशक मैं इस बात से एग्री करता हूं कि एट एनी पॉइंट इन टाइम हम किसी शॉर्ट टर्म प्लान को देख रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म उसको देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज होती हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होते हैं, प्रोजेक्ट भी उन्हीं के मुताबिक होते हैं, लेकिन वो 1 साल के टारगेट के लिए होते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जिसने 5 या 10 साल चलना हो, वो शॉर्ट टर्म से हम्म। निकल के मिड टर्म में आ जाएगा। हम्म। वो उसके हिसाब से होगा, या कोई उससे भी बड़ी चीज हो तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगी। ठीक हम्म। है। तो ये चीज हमें समझनी है कि ये दोनों चीजों को, बिजनेस वैल्यू को और इसको अलग अलग समझना है और फिर जोड़ देना है। और फिर ये जो मैंने ब्रेकअप आपको बताया कि वो खाली इतना कह देना कि जी बस हमारी स्ट्रेटजी है, ऑब्जेक्टिव है, काफी नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म है, कौन सी स्ट्रेटजी मिड टर्म है, और कौन सी शॉर्ट। फिर जी। उसके हिसाब से उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनेंगे, उसके हिसाब से उसके केपीआईज बनेंगे या ओकेआर। ओके। हम्म। तो और बिजनेस वैल्यू। ये चीजों का इल्म आपकी
जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को तो खास तौर पे होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए स्ट्रेटजीज क्या है। लेकिन उनको अकल होगी तो वो सही स्ट्रेटजीज डिवाइस कर पाएंगे, क्योंकि तो हमने वो लोग कर रहे हैं ना। आप मतलब ये जो आपका विजन मिशन है वो तो बड़ा है, लेकिन उसको करने के लिए हमारे, आपने जैसा बोला ना कि वो स्ट्रेटजीज हैं आपके तमाम, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, सबके लिए हैं। मैं वो ये कह रहा था कि उसके साथ उनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ केपीएस वगैरह जैसा सारी चीजें, जो हाँ जी। बिजनेस वैल्यू है उसको इवेल्युएट करने के लिए बिजनेस वो वैल्यू क्या के देखते हैं? साथ एसोसिएट कर दें अपनी अच्छा। तमाम कंप्यूटेशन में, हर प्रोजेक्ट, हर चीज, हर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, हर इनिशिएटिव जो है उसके साथ बिजनेस वैल्यू एसोसिएट कर दें। और ये कैलकुलेट करेंगे फाइनेंस की तरह, जैसे होता है ना, हिसाब किताब करें कि यार ये सारा कुछ करने के बाद हमारी बिजनेस वर्थ क्या बन जाएगी। ये एक ओके। पैरेलल पाथ है, लेकिन बहुत जरूरी बात है कि हम कोई इन काइंड तो नहीं कर रहे ना कि बस शौक है हमें काम करने का। हमने पैसा भी कमाना है, हमने उससे साख भी कमानी है। तो इसके लिए बिजनेस राइट। वैल्यू का होना जरूरी है, नहीं तो थोड़ी सी मिस डायरेक्टेड एफर्ट हो जाती है। तो हर आइटम के साथ आपने बिजनेस वैल्यू एसोसिएट करनी है, ऑपरेशन के साथ, प्रोजेक्ट के साथ। प्रोजेक्ट की अपनी बिजनेस वैल्यू होगी, प्रोग्राम की अपनी बिजनेस वैल्यू होगी, पोर्टफोलियो की अपनी होगी, हर काम जो हम करेंगे उसकी अपनी बिजनेस वैल्यू होगी। और वो सारे मिलजुल कर ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस वैल्यू को कंट्रीब्यूट करेंगे, मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में और फिर लॉन्ग टर्म में। ये वो चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। असल में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो विजन मिशन की बात करते हैं तो फिर वो बिजनेस वैल्यू को भूल जाते हैं, बिजनेस वैल्यू की बात करते हैं तो विजन मिशन को भूल जाते हैं। असल में इन दोनों के दरमियान रिश्तेदारी भी है, ये दो अलग अलग पाथ भी है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि इन दोनों पाथ्स को किसी तरह से मैरी अप कर दें, हर चीज के साथ बिजनेस वैल्यू अटैच कर दें, तो बिल्कुल आप सही पाथ पे आ जाएंगे। अच्छा जी, अब ये जो वैल्यू जनरेट करनी है ये किस तरह हो सकती है? इफेक्टिव मैनेजमेंट भी हो सकती है अपने ऑनगोइंग ऑपरेशंस की, जो कि आपको कंसिस्टेंट वैल्यू, बिजनेस वैल्यू जनरेट करके देती रहेगी, मतलब प्रॉफिट देती रहेगी फॉर दैट मैटर। साथ भी आ जाती है उसमें, नॉन टेंजिबल्स इंटेंजिबल दोनों देगी, लेकिन वो एक कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ फ्लो देगी। मिसाल के तौर पे वो 30-35 की स्पीड से चलता रहेगा सिस्टम, लेकिन प्रोजेक्ट क्या कर रहा है और प्रोग्राम क्या कर रहा है और पोर्टफोलियो क्या कर रहा है, वो आपको बूस्टर देगा। वो आपको बूस्टर देगा, नया मैकेनिज्म देगा, जो आपको 30-35 की स्पीड से निकाल के 80-90 की स्पीड पे ले जाएगा। और लाजमी बात है कि फिर बिजनेस वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी उससे। ठीक है जी। तो वो कहते हैं जी, थ्रू द इफेक्टिव यूज ऑफ पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस विल possess the ability to employ reliable established processes to meet strategic objectives। अभी उन्हीं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को जो विजन मिशन में सोचे थे आपने, उन्हीं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को ज्यादा फाल तरीके के साथ आप चला सकेंगे, ज्यादा जिसे कहते हैं कि मेच्योरिटी के साथ आप उन चीजों को कर सकेंगे, और कहीं ज्यादा ऑब्टेन ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं, जो पैसा प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं, वो उसको तो भूल जाए कि वो पैसा क्या था। उसे कई कई 100,000 गुना आप उससे लॉन्ग टर्म में फायदा उठाने वाले हैं। तो ये है वो बिजनेस वैल्यू जो प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से इसको देखा जाए, वही बात आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, ट्रेनिंग को एक प्रोजेक्ट समझ लेना। ट्रेनिंग जब आप देते हैं अपने 10 बंदों को, उसको समझें ये एक प्रोजेक्ट है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। आपने हजार हजार डॉलर में उन 10 बंदों को ट्रेनिंग दी, आपका 10,000 डॉलर लग गया। लेकिन अब आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये 10,000 डॉलर जो है, इससे वे लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर उस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे और उसको एनहांस करेंगे और एक्सेल करेंगे और उसमें बिजनेस वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट बिजनेस ड्रिवन। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी होते हैं, गवर्नमेंट वालों का ये बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जी हमने कौन सा प्रॉफिट बनाना है, हमने तो गवर्नमेंट चलानी है। ओ भाई, मानते हैं, पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि पैसे नहीं बनाने। ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, अपने लिए नहीं बनाने, मुल्क के लिए तो बनाना है कि नहीं बनाना। दिस इज अ बिजनेस। वो कहते हैं जी, जब
पार्लियामेंट की वो होती है, वो कहते हैं ये रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब है? वाई देर आर रूल्स ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट? वो कोई बिजनेस है? एक्चुअली हुकूमतें एक तरह का बिजनेस ही होती हैं। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के साथ कुछ लेन देन करती है। तो एक सीईओ या इस मुल्क का है, एक सीईओ उस मुल्क का है, और वो कहता है कि मेरे से तुम मकई ले लो, गंदम ले लो, ये ले लो, और वो कहता है कि मेरे से तुम ये चीजें ले लो। तो वो एक तरह हम्म। का बिजनेस नहीं हो गया? तो बेसिकली ये एक बड़ा लेवल पर ट्रेड हो रहा होता है, कंट्री टू कंट्री, और हर कंट्री जो है उसे प्रॉफिट में जाना चाहिए अगर वो राइट। अच्छे तरीके से कारोबार करें। कारोबार ही कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? अच्छा, फिर लाजमी बात है कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं और आपकी फैमिली है, तो आपने फैमिली को खाना भी खिलाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे कारोबार जो मुमलिकत है, इसके अंदर जो इतनी आवाम है उसको रोटी भी देनी है, उसका एक स्टेटस भी है, हेल्थ भी है, बाकी एजुकेशन भी है, वो देनी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ट्रेनिंग वाली बात मैंने आपने की, वो बिल्कुल यहाँ फिट होती है। दिस इज योर रूल ऑफ बिजनेस। देनी पड़ेगी, देनी चाहिए, हम्म। नहीं तो आप अपनी ही टांगे खुद काट रहे हैं। हम्म। तो बेशक आप कहें कि हम तो बिजनेस ड्रिवन नहीं है, हमने कौन सा पैसा कमाना है, बट एक बात याद रखिए, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज, भले वो चैरिटी क्यों ना कर रही हो, उनकी बिजनेस वैल्यू ज्यादा इनटेंजिबल होगी। उन्होंने कहा जी हमने इतने लोगों को खाना दिया। तो भाई ये कोई छोटी बात है? इतने लोगों को खाना देना ये कोई छोटी बात है? आपकी वैल्यू है, इनटेंजिबल वैल्यू है, आपने जनरेट की है। आपका मिशन ही ये था लोगों को खाना खिलाना, आपने खिला दिया, काम हो गया। अब ये जो हम्म। मतलब ईदी वगैरह काम करके गए, तो उन्होंने कोई अपनी जाती प्रॉपर्टियां बनानी थी, कितनी इन्वेस्टमेंट आती थी जाती थी, जो भी हिसाब किताब। चैरिटी में तो पाकिस्तान मशहूर है। और हम्म। मैं ये समझता हूं कि जितना काम हुकूमत पाकिस्तान करती है, उससे कई सौ गुना ज्यादा काम आपकी चैरिटीज करती है। भाई जिन चीजों हम्म। को आपने छोड़ा हुआ है, उनको, जिनको अपना एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं, कितनी इस वक्त हमारी एनजीओज हैं, ये जो एनजीओ, तो खैर मैं कितनी ज्यादा फेवर में नहीं हूँ। एनजीओ तो बिल्कुल ही एक फ्रॉड किस्म का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन चले वो चैरिटीज को भी एनजीओ ही कहते हैं। तो ये जितनी इस तरह की चैरिटीज हैं आपकी, ये बड़ा कारोबार मुमलिकत चला रही है, बड़ा। तो हम्म। सिर्फ इतना है कि वो कोऑर्डिनेटेड एट द गवर्नमेंट लेवल नहीं है, जबकि ये सारी जिम्मेदारियां हुकूमत की होती हैं। तो हम्म। आप यूं समझिए कि इवन ऑर्गेनाइज जो गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं, वो भी कोई बिजनेस वैल्यू होती है उनकी एक्टिविटीज जो वो करते हैं। ठीक है जी। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बिजनेस वैल्यू हमेशा होती है, बेशक आप कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग यू अच्छा, डू। हमने इनको बोला कि दोनों साइड बाय साइड चलती हैं एंड देन लेट्स मैरी अप। तो ये दोनों साइड बाय साइड चलती हैं तो दोनों की वैल्यू इक्वल ही है। हम तो किसी। देखिए, बिजनेस वैल्यू जो है ना, एसोसिएटेड विद स्ट्रेटेजी, एसोसिएटेड विद एवरीथिंग। हर, जैसे हम्म। मैंने कहा, हर चीज की बिजनेस वैल्यू होती है, और हम्म। उसको इग्नोर करके आप खाली स्ट्रेटजी नहीं चला सकते, बस ये पॉइंट है। तो मैं बट ठीक है। उसको बेशक उतनी इंपॉर्टेंस तो शायद ना देना चाहूँ जितनी स्ट्रेटजी को दे रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो भी काम करो उसकी बिजनेस वैल्यू उसका अटैच कर, बस। मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ कि जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप किसी न किसी बिजनेस वैल्यू को अचीव करने के लिए या उसको इनहेंस करने के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक है। उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उस ख्वाब का हाँ। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि हमने इसे जी। हासिल क्या करना है। जी। ऐसे ही। अच्छा जी, अब आ जाती है बिजनेस वैल्यू रियलाइज कैसे होती है। कहता है कि सक्सेसफुल बिजनेस वैल्यू रियलाइजेशन बिगिंस विद कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। आप किसी काम में हाफ कुक चले जाते हैं, आधी तैयारी के साथ या बगैर तैयारी के चले जाते हैं, तो आपको जो बिजनेस वैल्यू मिलेगी वो चुआनियां अठियानियां ही मिलेंगी। हम्म। लेकिन जब आप बहुत अच्छा बिजनेस प्लान बना के, अच्छी कैलकुलेशंस करके, अच्छा सिस्टम डिवाइस करके, सोच समझ के जाते हैं, तो लाजमी बात है कि आपको पता होता है मैं एक्चुअली कितनी बिजनेस को वैल्यू को टारगेट कर रहा हूं,
और हम्म। आप उसको हासिल भी करते हैं, बल्कि उसे बियॉन्ड भी चले जाते हैं। पिछली स्लाइड में एक चीज मैं कहना भूल गया था कि ये जो कोई कार्रवाई हम कर रहे हैं ना, इससे कहने को तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इससे कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है। ये जो लफ्ज है हम्म। एस्टेब्लिश प्रोसेसेस टू मीट, ये प्रोसेस इंप्रूव हो रही है ना यार, कॉन्टिन्यूस हम्म। इंप्रूवमेंट हो रही है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस में, और वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही है आपकी बिजनेस वैल्यू को। राइट। तो यहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि तैयारी जरूरी है, जो भी काम करो बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा तैयारी चाहिए। मतलब ज्यादा से थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है, जैसे कहते अप्रोप्रिएट तैयारी चाहिए। कभी कभी वो कहते हैं जी, ज्यादा चीजों को एनालाइज करना भी खतरनाक होता है। हम्म। ठीक है जी, उसको कहते हैं हम्म। पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस। ये टर्म सुनी हुई है पहले कभी? आपने बताई है, पहले पहले आपने बताया था ये। पैरालिसिस पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस का मतलब है कि इतना एनालाइज करो, इतना एनालाइज करो कि वहीं कि अड़के वो रह ऐसे जाओ, ही। तो एनालिसिस से बाहर ही ना निकल सको, प्रैक्टिकल में उसको इम्प्लीमेंट करने तक कभी पहुंचो ही ना। तो आप पैरालाइज हो गए, करने तो आप एनालिसिस गए थे, लेकिन एनालिसिस को बस चुटकियों में मुकाए। जितना जरूरी वक्त रिक्वायर्ड है उस काम को करने का, वो बेशक लगाएं, लेकिन उतना ही लगाएं। और बिला वजह बाल की खाल उतारना, क्योंकि अक्सर लोगों की ये बड़ी वो आदत होती है कि जनाब जो आपने एक बात कर दी, वो उस बात का ही पोस्टमार्टम करना शुरू कर देता है। 3 घंटे वो उस पर डिस्कशन चलती रहती है। दैट इज पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस। जिस बात को 1 मिनट में हो जाना चाहिए था, आपने 3 घंटे की फजूल बकवास उसके ऊपर कर दी। दैट इज पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस। बी कॉशियस ऑफ दिस थिंग। अपने लोगों को भी इसी तरह ट्रेन करें। ये फालतू की बात कोई नहीं, का बात करनी है तो काम की करो, ड्रामेबाजियां नहीं करो बीच में, इधर उधर की मतलब नेगेटिविटी मत फैलाओ, और सीधी बात करो। अगर हाँ कोई वैलिड पॉइंट है तो दो, उसको इधर ही पकड़ कर। अच्छा, फिर एक चीज आपने पढ़ी होगी एजाइल में, हमने ये कहा था कि बिला वजह का वक्त जाया मत करें एस्टिमेशन के अंदर, हम्म। अप्रोक्सीमेशन पे चले जाए। क्योंकि हम्म। एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हम अ, बहुत सारा पैरालिसिस टाइम बचा लेते हैं, बहुत सारा पैरालिसिस टाइम बचा लेते हैं, और उसको हम यूज कर लेते हैं अपनी ऑप्शंस में, और उससे हमें बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता। खैर एनीवे, वो ये एक अलग डिस्कशन है, उसको ठीक फिर है। करेंगे। एस्टिमेशन और एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन, जो एजाइल के proxy। अंदर हम जो है ना वो अ, किसी टाइम ना टाइम को एस्टिमेट करते हैं ना कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। जी जी। याद है हम ना? उसे स्टार्ट हमने कहा कर जी बस देते हैं एफर्ट करना। देख लो वो मोटी मोटी कितनी लगेगी, जी 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 जी। उससे चल सो चल काम चल पड़ता है। और खास तौर पे जहां बहुत ज्यादा बदलती हुई रिक्वायरमेंट्स हो, तो हमें एजाइल होना ही पड़ता है। हमें फिर ये होना एस्टिमेशन, पड़ता है। एस्टिमेशन भी एक ख्याल है, लेकिन उससे थोड़ा सा और जेनरिक और फास्ट और फॉरवर्ड जेनेरिक हो एक्टिविटी जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन। एट द सेम टाइम हमें फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी मिल जाती है। अगर राइट। रिक्वायरमेंट बदल गई, तो फिर हम पिटरानी शुरू कर देंगे, यार इसमें मैंने 10 दिन लगा के प्लान किया था। तो वो हम्म। फिर अब पिटते रहते हैं कि 10 दिन जाया हो गए। वो 10 दिन जो जाया हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि आप माइक्रोस्कोपिक डिटेल में चले गए। अगर आप मोटी हम्म। मोटी डिटेल पे चलते, तो फिर लाजमी बात है कि जब वो एक्टिविटी होनी है, तो जो आपकी एजाइल टीम है, स्क्रम टीम जो है, उसने उस वक्त उसको डिटेल में प्लान करना ही है, वो काम हो जाएगा। बट एनीवेज, तो सर ये पिछली ख्याल है कि स्लाइड। अलाइन करें अपने तमाम कंपोनेंट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के साथ, और फिर उनका वो जो स्ट्रक्चर है कि पोर्टफोलियो, सब पोर्टफोलियो, वो प्रॉपर किस्म का अच्छा निजाम बनाए, तो जिसके पिछली तहत। स्लाइड कीजिएगा। जी, पिछली पिछली वाली स्लाइड। पिछली स्लाइड ये पढ़ रहे थे हम। ये पढ़े थे, मतलब ये जो, मतलब मेरे ख्याल सेकंड थर्ड और फोर्थ कोई था। ओके, प्रोवाइड डिफाइंड मेरा डायरेक्शन एंड ख्याल था मैंने कर लिया था। हाँ, डेवलपमेंट। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी प्रोवाइड डिफाइंड डायरेक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। हाँ ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी कैन बी एक्सप्रेस थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन मिशन विजन, वो आपने बात कर दी हुई है। इंक्लूडिंग ओरिएंटेशन टू द मार्केट कंपटीशन अदर एनवायरमेंट, वो बातें होंगी। फिर कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी इफेक्टिव होगी ना, तो ये प्रोवाइड करेगी डायरेक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। प्लानिंग उधर कर ली आपने, यहाँ अलाइनमेंट जी। कर ली, यहाँ पे आप अब डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर आ गए
इन एडिशन टू परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जो केपीआईज है, ओकेआर है, वो आपकी राइट। सक्सेस को बताते जाएंगे। साथ साथ आप डेवलप करते जाएंगे, साथ साथ ग्रो करते जाएंगे, साथ साथ बिजनेस वैल्यू जनरेट होती चली जाएगी। ये जरूरी है कि पोर्टफोलियो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट जो है, इनकी जो प्रॉपर गुड प्रैक्टिस जिसे हमने कहा, इनको मैनेज करने की जो टेक्निक्स हैं, इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन ऑर्गेनाइज स्ट्रेटजी एंड सक्सेसफुल बिजनेस वैल्यू रियलाइजेशन। अब यहाँ पे वो चीज जो मैं कह रहा था कि ये दो अलग अलग चीजें कंसिडर होती हैं, ऑर्गेनाइज स्ट्रेटजी और बिजनेस वैल्यू। जब तक आप हम्म। इनको अलग अलग रखेंगे तो ये आपके काबू नहीं आने वाली। इनको मैरी अप करें। ये दो बेशक अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनका ताल्लुक बना दें, इनको ग्लू कर दें आपस में, तो आप निहायत एफिशिएंसी की लेवल पे पहुंच सकते। राइट। तो ये बड़ा जरूरी है जी, इन दोनों को जोड़ना और साथ साथ लेके चलना। अच्छा, फिर हाँ, ये बात आ गई कि ये जो भी कोई स्ट्रक्चर आपने बनाना है, कि अगर आप सोच समझ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो आप कहें यार हमारे पोर्टफोलियो मुझे इतनी बिजनेस वैल्यू पे लेके जाएगा और इतनी देर में लेके जाएगा, और इसके अंदर में ये प्रोजेक्ट चाहिए, ये प्रोग्राम चाहिए, प्रोग्राम के अंदर ये प्रोजेक्ट होंगे, या जो भी कोई उसका ब्रॉडली आपको उनके ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, हम्म। डिपेंडेंसीज एक प्रोजेक्ट एक प्रोग्राम की दूसरे पे है कि नहीं है, पोर्टफोलियो के साथ क्या ताल्लुक है, टाइमलाइंस उनकी बनेगी, बेनिफिट होंगे, रिसोर्सेज होंगे, रिस्क होंगे, सब कुछ उनके इंटरनली होगा। लेकिन ये एक स्ट्रक्चर बनेगा जो हम पहले पढ़ चुके। राइट। दिस अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू हैव एन ओवरऑल व्यू। अब ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव बैठा है ना, वो चेंज रिलेटेड इनिशिएटिव्स के लिए झांक के देखेगा पोर्टफोलियो के अंदर, उसे सब समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। हम्म। पोर्टफोलियो मैनेजर जो उसे रिपोर्ट कर रहा है, वो बुनियादी तौर पे उसको दोनों चीजें वाजे तौर पे दिखा रहा है कि जनाब हमारी स्ट्रेटजी किस हद तक पूरी हो रही है, बिजनेस वैल्यू कितनी हम दे रहे हैं, या कितना देने का इम्कान है, जो ख्वाब में था, जो प्लान में था, क्या उतनी बिजनेस वैल्यू जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ उसने झांकना है, पोर्टफोलियो मैनेजर पूछना है स्टेटस दो, और उसके स्टेटस से उसे पता चल जाएगा। This allows organizations to have an overall view of how the strategic goals are reflected in the portfolio. पोर्टफोलियो किस तरह उन स्ट्रेटेजिक गोल्स की तकमील करवा रहा है। इंस्टीट्यूट अप्रोप्रिएट गवर्नेंस मैनेजमेंट, और वो गवर्नेंस का मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया था कि ऊपर से गवर्नेंस आती है और नीचे फिर गवर्नेंस एक कंट्रोल मैकेनिज्म है हम्म। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। हम्म। मतलब एक, ये यूं समझ लीजिए, एक मुल्क चलाने के लिए एक कानून बनाया जाता है, ठीक है, वो कानून गवर्नेंस है। आप उस कानून से गवर्न होते हैं, तो लाजमी बात है कि जितनी चीजें उसके नीचे की जाएंगी, हर इदारा अपने अपने कवानीन बनाएगा, अपनी अपनी गवर्नेंस बनाएगा, और उसके नीचे फिर मजीद गवर्नेंस बनेगी। तो वो एक छतरी के नीचे छतरी, छतरी के नीचे छतरी, तो वो हम्म। करते करते लोएस्ट लेवल तक की गवर्नेंस बनती है। फिर ये होगी जी, गवर्नेंस होगी। ये दो चीजें, स्ट्रेटेजिक गोल और गवर्नेंस, जो कि आपका एक, क्या कहते हैं, ऊपर का मैकेनिज्म तो पक्का हो गया। अब जो निचले लेवल के ऊपर काम हो रहा है, उसके लिए बंदों को असाइन करना, पैसे प्रोवाइड करना, मटेरियल रिसोर्सेज देना, किसका काम? पोर्टफोलियो कर रहा होता है ये सारे काम। बी लोकेटेड एलोकेटेड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एंड बेनिफिट्स। मतलब उस हम्म। हिसाब से दें जो फायदा उससे मुतवक्को है, जो वो इनिशिएटिव, जो प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है, वो क्या फायदा देने की हैसियत में, कितनी बिजनेस वैल्यू देने वाला है, उससे उसकी हैसियत और वुक्कत बढ़ेगी। पोर्टफोलियो मैनेजर उसको उतनी ज्यादा कदर की निगाह से देखेगा, और राइट। उसको ज्यादा रिसोर्सेज हाई प्रायोरिटी के ऊपर प्रोवाइड करेगा, ताकि जो ज्यादा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, जो ज्यादा बिजनेस वैल्यू देने वाला है, वो जल्दी दे। बजाय इसके, मिसाल के तौर पे ये देता है 2 यूनिट मुझे बिजनेस वैल्यू देता है, एक और प्रोजेक्ट है जो 1 यूनिट देता है, मैं उसको बेशक पेंड कर दूं या उसको बंद भी कर दूं, मुझे ये जल्दी मिल रही है, आधे टाइम में मिल रही है वैल्यू मुझे। हम्म। तो ये वजह थी कि जो हमने पोर्टफोलियो को कहा था कि जी पोर्टफोलियो को ये ताकत है कि वो किसी को बंद कर दे, खोल दे, छोड़ दे, बंद कर दे, जो मर्जी करे। लेकिन उसका, उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, उसने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के साथ ये भी बात की थी ना कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के साथ टाइड अप है। लेकिन राइट। या साथ ये भी कहा था हर प्रोजेक्ट और हर प्रोग्राम की शायद अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। तो ये स्ट्रेटजी और वो स्ट्रेटजी क्या मतलब है?
वो स्ट्रेटजी ओवरऑल बिजनेस वैल्यू या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये जो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स की स्ट्रेटजी है, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एग्जैक्टली सेम वही बात होगी जो पोर्टफोलियो हम ऑर्गेनाइजेशन का कवर कर रहे हैं, जी जी। उसकी हमने स्ट्रेटेजिक गोल्स की भी बात बोली, हाँ आर जी। रिफ्लेक्टेड इन द पोर्टफोलियो। इंस्टीट्यूट बिल्कुल। अप्रोप्रिएट गवर्नेंस मैनेजमेंट के, हाँ उसका गवर्नेंस का मॉडल क्या होगा, कि टीम का क्या क्या किरदार है और कैसे कैसे उसका पूरा फ्रेमवर्क है, और फिर उसके ऊपर ऑथराइज ह्यूमंस फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, यही बोला ना कि हाँ कि आपको किस किस जगह के ऊपर बिल्कुल। टू बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एंड बेनिफिट्स। उससे जो फायदे आने वाले हैं उसके मुताबिक उसको अहमियत दी जाएगी, और उतने हिसाब से उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि इस काम को पहले किया जाए। तो 5 मिनट और तक को ब्रेक ले लें, थोड़ी 5 मिनट तक। जी नहीं, बल्कि आप वो, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, पूरी ब्रेक ले लेते हैं। हाँ मतलब देख लें, अगर अभी मतलब 5 मिनट में कर लेंगे तो फिर 20 मिनट की हो जाएगी, 10 बजे आ जाएंगे। अभी करेंगे तो भी 35 है। नहीं, मेरा ख्याल ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा होता जा रहा है। राइट। 25 मिनट्स की ब्रेक करते हैं जी हम। ये हमारी आप, हमारी खत्म हो जाएगी आज ये वाला चैप्टर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो ही जाएगा अभी वैसे। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है चलिए। फिर। ओके। जैसे अस्सलाम वालेकुम।